जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ओके, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, आपको पता ही बात है कि नहीं। न्यूटन के कितने नियम है, 3 नियम है। उसमें से सेकेंड लॉ क्या कहता है बताओ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है बताओ, F इजिकल्स टू एम ए, F इजिकल्स टू एम ए, हाँ या ना। जिसमें F क्या था बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स। F क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखो, वहाँ पर F इजिकल्स टू एम ए क्या था, F नॉर्मल फोर्स था, M क्या था, F क्या था, नॉर्मल फोर्स, और M क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या था, एक्सेलरेशन, है कि नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बेसिकली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। देखो, तो F इक्वल्स टू एम ए में F क्या है, F इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन बॉडी। अर्थ की वजह से जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ओके। और a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आया हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, a, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बस क्या करना है, F इजिकल्स टू एम ए है ना, यहाँ से जो a है, बस इसी यही a जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में। तो क्या बन जाएगा, F इजिकल्स टू एम जी, बिकॉज जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है। किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, जी। क्या लिख रहे हैं, जी। क्लियर है क्या, ओके। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या, जैसे कि एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है, जैसे कि एक्सेलरेशन। और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ना कि डायरेक्शन। क्लियर है, ओके। जैसे कि डिस्टेंस, देखो इधर यहाँ पे एफ जी क्या है, व्हाट इज मीन बाय एफ जी, एफ जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ जी के यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हम लोग जानते हैं, पहले लेक्चर में सीखा है क्या, कि कहाँ पर डायरेक्टेड रहता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर है। और यहाँ पर आ जाओ, ये जो एक्सेलरेशन आया है ये किसकी वजह से आया है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये जो एक्सेलरेशन आया हुआ है। इसीलिए ए जी जो है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका भी डायरेक्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, क्या, सिंस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी एक्सेलरेशन ही एक तरीके का, अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आपको ध्यान में रखना है। पहले सुनो, क्या ध्यान में रखना है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको कौन सा इक्वेशन मिला, F इक्वल्स टू एम ए, जहाँ यहाँ पर F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन बॉडी। बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, उससे हम लोग F कह रहे हैं। ठीक है, M क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी। ये भी इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, आगे हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले इसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, ओके। नोट करके क्या ध्यान में रखना है, जो एक्सेलरेशन वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है एफ जी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और आप जानते हो ये कहाँ पर लाई करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। और ए जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया है ये किसकी वजह से आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आया है। और ध्यान में रखना है आपको ऐसा यूनिट जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तो बेसिकली अब हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग क्या करेंगे, अब डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो, क्या जानते हो बताओ, न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है कि नहीं। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लेना है। ओके, ठीक है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्या बताओ, क्या था फॉर्मूला, कैपिटल जी स्मॉल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था, बराबर है कि नहीं। जहाँ पे m1 एक मास का ऑब्जेक्ट था, m2 क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास था, बराबर है। और r क्या था, r स्क्वायर क्या था, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस।
यहाँ पर हम लोग बेसिकली अर्थ और अर्थ पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट या अर्थ और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले। तो अर्थ को भी हम लोग क्या मानेंगे? मास मानेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले उसको भी क्या मानेंगे? एक मास मानेंगे, है ना। तो ध्यान में देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो F विच इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। जहाँ पर ध्यान में रखना है F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ध्यान से, ये ध्यान में रखना है, कैपिटल M वर्ड जो है वो मास ऑफ अर्थ के लिए यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? मास ऑफ अर्थ के लिए यूज़ करना है। कौन सा वर्ड? कैपिटल M। जबकि स्मॉल m जो होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वापस से, F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ से आया जानते हो? F विच इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 लिखते थे ना अपन r का स्क्वायर। मान लो M1 जो है वो मास ऑफ द अर्थ है और M2 क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है? सेंटर, और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। क्या है? r। क्लियर है? अच्छा, एक और हम लोग चीज़ जानते हैं। क्या? हमें और एक चीज़ पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें ये पता चला है कि जो F होता है वो क्या किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। F किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। तो दो लॉ से आपको ये डेरिवेशन करना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपके पास ये फॉर्मूला है F विच इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, और दूसरा है न्यूटन के सेकंड लॉ से, दैट इज F इक्वल्स टू mg। अब क्या करोगे आप? ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। वापस सुनना, ये भी क्या है? फोर्स, ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स क्या है? सेम है। तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो 1 और 2 से मैंने क्या किया? इक्वेट किया। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो देखो, जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो क्या मिलेगा इक्वेशन? mg विच इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा बताओ? स्मॉल m से स्मॉल m गायब, है ना। काटम पिटिंग करने के बाद ये मिलेगा ना, अरे स्मॉल m से स्मॉल m गायब, तो वैल्यू क्या मिलेगा? g बचा हुआ है, कैपिटल G बचा है, कैपिटल M बचा है। देखो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन नीचे क्या है? r का स्क्वायर। देखो बचा हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो कि होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। समझ में आई नहीं है? यह है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बताओ? स्मॉल g जो कि है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर कैपिटल G क्या है? बताओ क्या है? अरे बताओ ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.67 इंटू 10⁻11 वैल्यू याद करो, है ना। और यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला शीट में जाएगा फॉर्मूला, है ना। ओके, क्लियर है? ठीक है ना। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल g विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। ध्यान में रखना है कैपिटल M लेना है, स्मॉल m नहीं लेना है, क्योंकि कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। अब देखो क्या लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सुनो सर, मान लो जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पे ये अर्थ था और ये ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ के बाहर है, तो यहाँ से अच्छा, हमेशा जो डिस्टेंस लेना है, जो r का जो वैल्यू लेना है वो कहाँ से लेना है? सेंटर से लेना है। तो ये अर्थ का सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की जो दूरी होगी वो क्या होगा? r होगा, बराबर है। मान लो अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे आ गया, कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया, तो ये है वैल्यू r। और चेक करो, ये यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? r होता है, यानी कैपिटल R होता है, यानी रेडियस होता है ना। क्या होता है? रेडियस होता है। तो क्या बोल रहा है? अगर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है कहाँ पर? सरफेस ऑफ द अर्थ पर, ऐसे में स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा। क्या बताओ? इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा। इसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? नोट कर लेना है, इसको भी नोट कर लेना है। तो ये हो जाएगा स्मॉल g कैपिटल G विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन ये स्मॉल r किसके बराबर हो चुका है? कैपिटल R। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? कैपिटल R का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बताओ? डन है क्या? ओके, समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला कब लगेगा? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? अर्थ के सरफेस पर होगा। ऐसे में जो r का वैल्यू होगा वो r के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आज चेक करो ना, यहीं से पता चल जाएगा। जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक तो मास ऑफ द अर्थ से
क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द अर्थ और दूसरा रेडियस ऑफ द अर्थ, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ से अर्थ पे डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितना भारी ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर को और मैं खुद इस मार्कर को और एक खुद को अर्थ के सरफेस पर लेके जाऊं और मैं बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, इससे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट का क्या मास है उस पर लेना देना नहीं है। समझ में आएगी नहीं है। तो ये लिखा हुआ है देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ना कि किस पे डिपेंड नहीं करता, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सबसे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना नहीं मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेना देना नहीं है। अच्छा देखो इधर कितना अच्छा लिखा हुआ है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑन अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो ये पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पर ट्रक भी ले लो, ठीक है, मान लो ट्रक आ गया सरफेस पर, यहाँ पे मार्कर रख दिया है, यहाँ पे मैं आ गया खुद, है ना, इसी पॉइंट पर, है ना। तो सब पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लगेगा, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लगभग सेम आएगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है क्या। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मतलब ये तो पहले भी हम लोगों ने बात किया हुआ है, इसके बारे में तो पहले भी बात हमने किया हुआ है। क्या कि जो मास ऑफ द अर्थ होता है वो कितना होता है, 6 × 10⁻²4 kg, है ना, ये तो ऑलरेडी बात किया हुआ है ना। फिर रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये भी बात किया हुआ है। और कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दैट इज 6.67 × 10⁻11, इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ है। किया है कि नहीं किया, बताओ। अब सुनो इधर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर हम लोग, यही अभी आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल के आ रहे हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल के आ रहे हो, क्या है बताओ, स्मॉल जी विच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला कौन सा वाला बताओ, सरफेस वाला है ना, अर्थ के सरफेस वाला ये फॉर्मूला है, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। तो अर्थ के सरफेस पर बेसिकली कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही हम लोग बात करने वाले हैं। तो बस जी का वैल्यू पुट करोगे दैट इज 6.6 × 10⁻11, है कि नहीं। और दूसरा m है तो मास ऑफ द अर्थ, और r का स्क्वायर है, भूलना मत भाई, स्क्वायर मत भूल जाना, है ना, स्क्वायर मत भूल जाना, स्क्वायर लगाना है। क्लियर है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, है ना। ओके, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ये सॉल्व करूँ, आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद ही रखनी है। क्या लगभग वैल्यू कितना आता है ये सॉल्व करने के बाद, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप सॉल्व करते हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ध्यान में रखना है स्मॉल जी का वैल्यू कितना लोगे आप, 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू है। क्लियर है क्या। ओके, अरे बोलो ना, कहीं कहीं हम लोग बेसिकली 10 भी ले सकते हैं, कहीं कहीं हम लोग क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है ना। अब जब सॉल्व करूँगा न्यूमेरिकल तब बात करेंगे। क्लियर है। ओके, तो ध्यान में रखना है स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे, 9.8 ले लेंगे, कितना लेंगे, 9.8 ले लेंगे, यही ध्यान में रखना है। अब ओके, क्लियर है क्या। अब भाई तुमको शौक है तो बस इसको 2 बार लिखोगे और काटते पीटते रहो, है ना, काटम पुटी करेंगे तो भाई यही मिल जाएगा अपने को, काटम पुटी करेंगे तो अपने को 9.8 ही 9.77 ही मिलेगा, जिसको अप्रॉक्स हम लोग 9.8 लिखेंगे। क्लियर है क्या। ओके, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, ये हमारा डेरिवेशन खत्म हुआ, दैट इज क्या खत्म हुआ बताओ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, और उसका वैल्यू आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इसका फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है क्या। ट्राई करो, आप सवाल इस बुक में दिया हुआ, टेक्स्ट बुक में, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो वैल्यू हमने देखा है ये कब आया, ये अर्थ के सरफेस पर आया है। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पर। क्या हो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर चला जाए, तब जी का वैल्यू कितना आएगा, है ना। अर्थ के सरफेस के अंदर आ जाए, अर्थ के अंदर आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट डेप्थ में आ जाए, तब वैल्यू ऑफ जी पर क्या असर गिरेगा, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। क्लियर है क्या। ओके, तो क्या करना है, उससे पहले इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना है और इसके डेरिवेशन को समझ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।